वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फ्यूसिस लर्निंग पर। तो हमने लास्ट क्लास में वेक्टर स्टार्ट किए थे। आज उसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वेक्टर्स के एप्लीकेशंस की। तो देखिए, हमने देखा था जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। पहला है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। एक तीसरी फिजिकल क्वांटिटी भी बताई थी लास्ट क्लास में, देख लीजिएगा टेंसर के बारे में। हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए हम स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटीज हैं इन्हीं की बात इस क्लास में करेंगे। स्केलर क्वांटिटीज में सबसे पहले हमने देखा था डिस्टेंस, और डिस्टेंस का वेक्टर वर्जन ही होता है डिस्प्लेसमेंट। ये भी हम देख चुके थे कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली। और वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्टेंस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की, तो सिंपली हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। जो आपका यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ये सब यूनिट्स होती हैं डिस्टेंस की। अब ये स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज हैं, और हर एक रास्ते पर जो है डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग होगी। लेकिन अगर मैं ए से बी तक जाऊं, चाहे किसी भी पाथ को ट्रेस करता हुआ जाऊं, हमेशा ए से बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट हमेशा अनचेंज्ड रहेगा, और वो क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब इन दोनों के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी क्या होता है? डिस्टेंस ही होता है। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए, डिस्टेंस के बाद अगली बात करते हैं अपन स्पीड की। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉर्मल जो डेफिनेशंस आप पढ़ते हो वो यही होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का अगर मैं वेक्टर वर्जन देखूं तो ये होगा वेलोसिटी। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये एक सिंपल डेफिनेशन है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी जो कैलकुलेशंस हैं, वेक्टोरियली कैलकुलेशन करते हैं, तो वहाँ पे हमें वेलोसिटी देखने को मिलती है। और वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे स्पीड, किसी ट्रक की स्पीड कह दी जाए 40 किलोमीटर पर आवर या 36 किलोमीटर पर आवर, या कोई भी स्पीड दे दी, लेकिन अगर इसको डायरेक्शन के साथ अलाइन कर दिया जाए कि 40 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात आती है समझ में? आगे देखिए, अगर मैं यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी से थोड़ा सा आगे बढ़ूं, तो आगे बात करते हैं अपन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशंस थी। अब थोड़ा सा वेक्टोरियली इनको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक्सेलरेशन मैंने यहाँ लिखा है, बट ये है क्या? वेक्टर ही है। ठीक है, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था इनके बारे में। अब एक एक करके इन फिजिकल क्वांटिटीज को थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। देखिए, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की थी। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स डिफाइंड हैं। एक पॉइंट है हमारे पास ए, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 और y1। दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास b, पॉइंट है b, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 एंड y2। तो अगर मैं इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट देखूं तो ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1, लेकिन 2D है
तो y तक ही सीमित रखेंगे इसको। ओके, ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटी निकल के आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन इस वेलोसिटी को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है। एक होता है हमारे पास एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को अगर मैं डिफाइन करूं तो यहाँ भी एवरेज डिस्प्लेसमेंट अपॉन एवरेज टाइम। एवरेज डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, देखिए मेरे पास एक ग्रुप ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स है D1, D2 और D3। तो इन तीन डिस्प्लेसमेंट्स का एवरेज क्या हो जाएगा, डी एवरेज, D1 प्लस D2 प्लस D3 ओवर 3, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम्स हैं वो है हमारे पास T1, T2 एंड T3। तो T एवरेज क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस T3 ओवर 3। ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मुझे मिलेगा D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन 3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3 अपॉन 3। 3 से 3 यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट D1 प्लस D2 प्लस D3 क्या है, यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम। A person is moving along x-axis in 3 partitions. First, he moves 10 meter, then 20 meter, and finally 30 meter, and takes time 10 second, 30 second and 40 second respectively. तो find out average velocity of the person। पर्सन की एवरेज वेलोसिटी आपको यहाँ पे बतानी है। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। देखिए अभी हमने देखा एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल्स टू डी एवरेज अपॉन टी एवरेज या डी टोटल अपॉन टी टोटल।
तो यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 10 प्लस 20 प्लस 30 और टोटल टाइम 10 प्लस 30 प्लस 40, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 और ये हो जाएगा 80। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में आ जाएगी। अब 0.75 मीटर पर सेकेंड, ये इस पर्सन की क्या आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो, ज़रूरी नहीं कि हर बार एवरेज डिस्प्लेसमेंट और एवरेज टाइम ही निकालो। अगर आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम है तो भी आप इजीली एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये समझाने का प्रयास था आपको कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर्स के कुछ टाइप्स भी होते हैं, लाइक ज़ीरो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, पैरेलल वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स जिनके बीच का एंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ टाइप्स हैं जो इनके नाम से ही पता चल जाता है कि ये किस टाइप का वेक्टर है। तो अभी इससे रिलेटेड देखो कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं अपन वेक्टर्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किस तरीके से वेक्टर्स को यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, तो एडिशन इज एन इम्पॉर्टेंट property for vectors where we get the resultant vector। एडिशन जो है एक इस तरह की प्रॉपर्टी है या कह सकते हो एक संक्रिया है जिसके अंदर हम वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर है, फॉर एग्जांपल 2 वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर आर डिफाइंड एज A वेक्टर इज इक्वल्स टू AX I कैप प्लस AY J कैप प्लस AZ K कैप। ठीक है, इस तरीके से कोई एक वेक्टर है जो डिफाइन किया गया है। और दूसरा वेक्टर है हमारे पास B वेक्टर। दूसरा वेक्टर क्या है हमारे पास, एंड B वेक्टर इज इक्वल्स टू BX I कैप प्लस BY J कैप प्लस BZ K कैप। ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पे 2 वेक्टर्स डिफाइंड है। तो इन 2 वेक्टर्स का एडिशन अगर मैं करूं और मुझे एक सी वेक्टर मिलता है, दैट इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दैट इज ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप। देखो आई कंपोनेंट एडिशन की प्रॉपर्टी होती है वेक्टर्स के अंदर, ये आई कैप होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस होता है जे कैप और अलोंग जेड एक्सिस होता है के कैप। तो ये वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि आई कंपोनेंट में हमेशा आई कंपोनेंट ऐड होता है, जे कंपोनेंट में जे ऐड होता है और के कंपोनेंट के अंदर के ही ऐड होता है। तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप प्लस
ए जेड प्लस बी जेड के कैप is defined as what? Resultant वेक्टर। तो यहाँ पे जो सी वेक्टर होगा वो क्या होगा हमारे पास? एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ठीक है, तो ये था एडिशन। एडिशन के अंदर देखिए प्लस और माइनस दोनों ही तरह की चीज़ें होती हैं। एक एग्जांपल से समझ लीजिए। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस 2j प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i प्लस 3j माइनस k कैप, फाइंड दियर रिजल्टेंट। इनका रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर मैं यहाँ पे r से लिखूँ तो r वेक्टर हो जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो देखिए सेम साइन ऐड होते हैं और अपोजिट साइन जो है सब्ट्रैक्ट होते हैं। बेसिक मैथमेटिक्स है। तो ये हो जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k कैप प्लस 2i प्लस 3j माइनस k कैप। तो i प्लस 2i 3i हो जाएगा प्लस j कैप हो जाएगा प्लस 2k कैप हो जाएगा। दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी पूछे तो लास्ट क्लास में हम मैग्नीट्यूड के बारे में चर्चा कर चुके हैं। मैग्नीट्यूड होता है i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k कंपोनेंट का स्क्वायर। तो r वेक्टर मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 9 plus 1 10 and 14 root 14 will be the magnitude of the resultant of a vector and b vector। तो ये था एडिशन। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। दूसरा जो ऑपरेशन है या दूसरी जो संक्रिया है उसको अपन क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे लिखते हैं? जैसे हमारे पास ए वेक्टर और बी वेक्टर, दो वेक्टर्स डिफाइंड हैं, आर टू वेक्टर्स। तो ये जो दो वेक्टर्स हैं इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो दो तरीके से हो सकता है। एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा जो होता है वो होता है वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए स्केलर प्रोडक्ट जो होता है इसको सिंपली अपन डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्सो कॉल्ड एज डॉट प्रोडक्ट। और जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है इसको बोलते हैं अपन क्रॉस प्रोडक्ट। इसको लिखा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से, इसको लिखा जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो है वो फाइनली आता क्या है, और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं या डिफरेंट हैं, इस बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना अच्छे से ध्यान रखिए।